नमस्कार। आज बात करेंगे आईपीओज की। किसी कंपनी के पब्लिक होने यानी आईपीओ लाने का क्या मतलब है। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत भी हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक अकादमिक अध्ययन है, कुछ लेख हैं जो फायदे नुकसान बताते हैं, और हाँ, भारतीय बाजार का संदर्भ भी देखेंगे। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य है आईपीओ की दुनिया को समझना। मतलब कंपनियां ये कदम क्यों उठाती हैं, इसमें क्या चुनौतियां हैं, और सबसे जरूरी निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सबसे पहले ये आईपीओ होता क्या है, एकदम सीधी भाषा में। देखिए, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये वो प्रक्रिया है जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स आम लोगों को, मतलब पब्लिक को, बेचकर पैसा जुटाती है। अच्छा, और फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। हाँ बिल्कुल, पैसा जुटाना और फिर लिस्ट हो जाना, यही आईपीओ। ठीक है, तो कंपनियां ऐसा करती क्यों हैं, मतलब क्या कारण है? देखिए, इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा तो है पूंजी जुटाना। पैसा चाहिए होता है। पैसा किस लिए? जैसे कारोबार बढ़ाना हो, या कोई नई रिसर्च करनी हो, या फिर शायद पुराना कर्ज चुकाना हो। कभी कभी दूसरी कंपनियों को खरीदने के लिए भी, जिसे एमएनए कहते हैं ना। हाँ, एमएनए, समझा। तो ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, एक तरह से कंपनी के लिए एक बड़ा कदम ही है। बिल्कुल, और इसका एक और फायदा है। पब्लिक होने से आप समझ लीजिए, कंपनी की पहचान बढ़ती है, उसकी साख बनती है। हाँ ये तो है, चीनी मुद्दू बढ़ जाती है, और वो शेयर्स की लिक्विडिटी, मतलब खरीदना बेचना आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, लिस्टेड शेयर्स को खरीदना बेचना आसान होता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। लेकिन सब अच्छा ही अच्छा तो नहीं होगा, कुछ नुकसान भी तो होंगे। हाँ बिल्कुल है। पहली बात तो ये कि ये पूरी प्रक्रिया जो है आईपीओ लाने की, ये काफी महंगी और जटिल हो सकती है। बहुत सारे नियम कानून होते हैं। महंगा और जटिल, ठीक है। और एक बहुत अहम बात, कंपनी का कंट्रोल। जब नए शेयर होल्डर आते हैं तो संस्थापकों का, मतलब जो मालिक है, उनका नियंत्रण कुछ हद तक कम हो जाता है। हाँ ये तो समझना पड़ेगा। और वो पारदर्शिता वाली बात कि सब कुछ बताना पड़ता है। बिल्कुल, आपको अपनी सारी फाइनेंशियल जानकारी, अपनी सारी कमाई, खर्चे, सब कुछ पब्लिक करना पड़ता है। अब ये जानकारी आपके कॉम्पिटिटर्स को भी मिल जाती है। ओह अच्छा, ये तो एक रिस्क है। और सुना है कि तिमाही नतीजों का दबाव बहुत बढ़ जाता है। हाँ वो भी है। लिस्ट होने के बाद हर 3 महीने में अच्छे नतीजे दिखाने का प्रेशर रहता है। और एक और जोखिम है, मान लीजिए बाजार की हालत ठीक नहीं है, तो हो सकता है आईपीओ सफल ही ना हो, पैसा ही ना जुटे। तो ये फायदे और नुकसान दोनों हैं। अच्छा, इसमें एक शब्द सुनने में आता है, अंडर प्राइसिंग। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है आईपीओज का, अंडर प्राइसिंग। डैनियला गेलमैन ने NYU स्टर्न के लिए एक शोध किया था, उसमें इसका जिक्र है। अंडर प्राइसिंग का मतलब है कि आईपीओ का जो ऑफर प्राइस होता है ना, हाँ, जिस कीमत पर शेयर पहली बार बेचे जाते हैं, बिल्कुल वो कीमत लिस्टिंग के 1 महीने बाद जो बाजार में शेयर की औसत कीमत होती है, उससे अक्सर काफी कम रखी जाती है। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, उसी अध्ययन में वॉलकॉम इंक नाम की कंपनी का जिक्र है। उनका आईपीओ करीब 94% अंडर प्राइस था। मतलब ऑफर प्राइस था $16 और महीने भर बाद औसत कीमत $31 से भी ज्यादा थी। अरे बाप रे, 94%! तो ये तो निवेशकों के लिए बहुत फायदेमंद हुआ होगा, लेकिन कंपनी को तो कम पैसा मिला ना। सही पकड़ा। निवेशकों के लिए तो लिस्टिंग पर बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन कंपनी के नजरिए से देखें तो उन्होंने कम कीमत पर शेयर बेच दिए। गेलमैन का शोध और दूसरे पुराने अध्ययनों का हवाला देते हुए ये कहता है कि ये अंडर प्राइसिंग कई बार जानबूझकर भी की जाती है। जानबूझकर? क्यों भला? शायद मैनेजर्स के अपने कुछ हित जुड़े हों, या फिर वो चाहते हों कि शेयर के लिए शुरू में ही बाजार में खूब चर्चा हो, एक मोमेंटम बने। या फिर जो इन्वेस्टमेंट बैंक आईपीओ मैनेज कर रहे हैं वो अपना जोखिम कम रखना चाहते हो। कई कारण हो सकते हैं। ये तो दिलचस्प है। तो फिर ये ऑफर प्राइस तय कैसे होता है, मतलब वैल्यूएशन कैसे करते हैं कंपनी का? इसके भी कई तरीके हैं। गेलमैन के अध्ययन में 2 मुख्य तरीकों का जिक्र है। एक है मार्केट कंपैरेबल्स। मार्केट कंपैरेबल्स मतलब उसी इंडस्ट्री की दूसरी लिस्टेड कंपनियों को देखकर अंदाजा लगाना, जैसे उनका प्राइस अर्निंग्स रेशियो क्या है, या ईवी रेवेन्यू मल्टीपल क्या है। अच्छा, पीई रेशियो यानी कमाई के मुकाबले कीमत। हाँ, या फिर एंटरप्राइज वैल्यू रेवेन्यू मल्टीपल, जो कंपनी की कुल कीमत की तुलना उसकी कुल बिक्री से करता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है डिस्काउंटेड कैश फ्लो,
यानी डीसीएफ। इसमें कंपनी भविष्य में कितना कैश कमाएगी उसका अंदाजा लगाकर आज उसकी कीमत तय करने की कोशिश करते हैं। तो उस अध्ययन में क्या निकला? कौन सा तरीका ज्यादा सही कीमत बताता है? नतीजे थोड़े मिले जुले थे, कभी पीई बेहतर निकला तो कभी ईवी रेवेन्यू। लेकिन एक मजेदार बात यह थी कि अध्ययन में जो तुलनात्मक रूप से सरल वैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल किए गए, उन्होंने कभी-कभी अंडरराइटर्स यानी जो बैंक आईपीओ लाते हैं उनकी तय कीमत से बेहतर वैल्यूएशन दिया, जिससे शायद अंडर प्राइसिंग कुछ कम हो सकती थी। अच्छा, तो मतलब बेहतर तरीके हो सकते हैं वैल्यूएशन के? शायद अध्ययन तो इसी तरफ इशारा करता है। चलिए अब थोड़ा भारत की बात करते हैं। यहां आईपीओ में कौन कौन निवेश कर सकता है? हाँ, भारत में सेबी के नियम हैं इसके लिए। मोटे तौर पर 4 तरह के निवेशक होते हैं। एक तो रिटेल निवेशक, मतलब आम निवेशक जो 2 लाख रुपए तक लगा सकते हैं। हम और आप जैसे लोग? हाँ, फिर आते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, QIIs। इनमें म्यूचुअल फंड, बैंक, बीमा कंपनियां वगैरह होती हैं। बड़े खिलाड़ी? बिल्कुल। फिर होते हैं एंकर इन्वेस्टर्स। ये भी बड़े QIIs ही होते हैं, लेकिन ये आईपीओ खुलने से ठीक पहले ही निवेश कर देते हैं, एक तरह से भरोसा जताते हैं। और चौथे हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNI, जो लोग 2 लाख से ज्यादा निवेश करते हैं। समझ गया। तो ये 4 कैटेगरीज हैं। हाँ, मुख्य रूप से। तो कुल मिला के देखें तो आईपीओ लाना एक बड़ा, जटिल और काफी महत्वपूर्ण फैसला है किसी भी कंपनी के लिए। बिल्कुल सही। इसमें पैसा जुटाने और पहचान बनाने जैसे बड़े फायदे हैं, तो वही लागत है, कंट्रोल कम होता है, पारदर्शिता की जरूरत बढ़ जाती है। ये सब चुनौतियां दी हैं। और वैल्यूएशन, वो तो एक अलग ही कला और विज्ञान का खेल लगता है। हाँ, जहां थ्योरी और बाजार की असलियत दोनों